नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने ढाबे पर मौज मस्ती करने वाले 3 सिपाहियों को निलंबित किया है। लापरवाही मिलने पर डाल 112 के प्रभारी व एक मुख्य आरक्षी को लाइन हाजिर किया। एसपी की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। निजामाबाद थाने के फरीदाबाद बाजार स्थित ढाबा एंड रेस्टोरेंट पर रविवार की रात मौज मस्ती करते हुए डाल 112 के सिपाहियों को पकड़ा था, जब ढाबा संचालक समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कार्यक्रम में शामिल डाल 112 के 3 जवानों का मेडिकल मुआयना भी कराया गया। एसपी ने पीआरवी 112 के मुख्य आरक्षी राम नरेश यादव के गैर हाजिर मिलने तथा थाना निजामाबाद पीआरवी के मुख्य आरक्षी राम लवट यादव व अजय कुमार सिंह को संदिग्ध व्यक्तियों के साथ ढाबे पर मिलने के कारण निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। मुख्य आरक्षी रामजीत यादव को सरकारी शस्त्र पिस्टल लापरवाही पूर्वक गाड़ी में रखकर चले जाने पर लाइन हाजिर किया। वहीं गाड़ियों के संचालन में अनुशासनहीनता व लापरवाही परिलक्षित होने पर डाल 112 प्रभारी क्षितिज त्रिपाठी को पुलिस लाइन से संबंध करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। रविवार की रात करीब 11 बजे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य फरीदाबाद बाजार से गुजर रहे थे। ढाबे के कुछ दूर पर खड़ी डाल 112 गाड़ी व उस पर जवान न देखकर उन्होंने अपना वाहन रोक दिया। गोपनीय तरीके से पता चला कि ढाबे के अंदर दर्जनों लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। ढाबा संचालक अवनीश यादव लोगों को बैठाकर शराब पिला रहे हैं। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद को बुलाकर ढाबा संचालक सहित अन्य लोगों को थाने भिजवा दिया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने बताया कि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौके पर मिली 3 बाइकों को सीज किया गया। डाल 112 के सिपाहियों का मेडिकल मुआयना कराया गया था। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 9वीं पुण्यतिथि जीएनपुर स्थित एक स्कूल में मनाई गई। स्वर्गीय सीपू सिंह की पत्नी व पूर्व विधायक वंदना सिंह सहित परिजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता बबन राय व संचालन नीरज ने किया। बता दें कि 19 जुलाई 2013 को कस्बा जीएनपुर स्थित उनके आवास के सामने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ ही भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता और चंद्रभान चौबे की भी हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जीएनपुर सेंट जेवियर्स कॉलेज में सर्वेश सिंह सीपू की स्मृति में ही उस श्रद्धांजलि सभा व पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू, भरत राय, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता, चंद्रभान चौबे की प्रतिमा पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में लोग 2 मिनट का मौन रखकर अपने नेता को याद किए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू ने कहा कि सीपू सिंह की हत्या सुविचार और सामाजिक सद्भाव की हत्या थी। जनता के साथ अन्य राजनीतिक दलों में भी वो लोकप्रिय रहे। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर नेता भाजपा अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा, नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, पूर्व विधायक घनश्याम पटेल, रानू सिंह प्रमुख, मनीष मिश्रा प्रमुख, प्रतिनिधि संतोष सिंह प्रमुख, सच्चिदानंद सिंह, नेता कृष्णपाल सिंह, विनोद राय, अरविंद जायसवाल, रामाधीन सिंह आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व विधायक वंदना सिंह ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उस दिन को याद करते हुए रो पड़ी। 9 साल के संघर्ष के सफल होने पर उन्होंने सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह, टीपू व क्षेत्र की जनता के साथ न्यायालय के प्रति भी अपना आभार जाहिर किया। हुआ है जैसे कोई बच्चा उस दिन को भूलता ही नहीं। जैसे जुलाई महीना शुरू होता है, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और वो सारी घटना जो 2013 में 19 जुलाई को घटी थी, वो सबके जहन में एक बार दौड़ जाती है, सबको याद आ जाती है। तो सब मर्माहत होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, पूरा सगड़ी, पूरा जिला, पूरा पूर्वांचल मर्माहत होता है इस घटना से। और इस घटना को हम लोगों ने 10 साल लड़ा, 2013 से लेकर के 2022 तक। मई 2022 में 17 तारीख को सज़ा सुनाई गई माननीय न्यायालय द्वारा। लोगों में अपार हर्ष हुआ। उतने से ही तो खुशी हमको नहीं थी, हमें तो फांसी की सज़ा उनको चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उनकी भी कोई व्यवस्था रही होगी, कोई उनका कानून रहा होगा कि सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन उतने से ही हम लोग खुश हैं। कम से कम आजीवन कारावास हुआ। हमारे पति नहीं रहे, लेकिन वो भी
निकल के अपना परिवार सकते हैं। सही आपको न्यायालय से न्याय मिला, संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय न्यायाधीश को, जितने भी हमारे अधिवक्ता महोदय थे उन लोगों को हम पहले भी जिस दिन इसका निर्णय आया था उस दिन भी मैंने धन्यवाद दिया था। आज पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने सगड़ी वासियों का धन्यवाद देते हैं, अपने धैर्य का धन्यवाद देते हैं जो हमने अपना 9 साल धैर्य बनाए रखा उस चीज़ पे। अपने परिवार का धन्यवाद देते हैं, अपने पति के बड़े भाई आदरणीय संतोष सिंह टीपू जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ निडर होकर के और इस लड़ाई को लड़ा। भाई से भाई को लड़ते, लेकिन एक भाई को 9 साल लगातार न्याय दिलाने के लिए लड़ते पहली बार हमने देखा है और शायद समाज ने भी इसको देखा है। भाई को भाई के लिए ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी आज के टाइम में। वो एक ऐसे एक जन नेता थे कि जो रोते हुए शख्स को हंसाते थे और कोई अगर जो है रूठा हुआ है तो उसको मना लेते थे। आपने अपनी तकरीर में कहा आज का जो दिन है वो बहुत ही यादगार दिन है। इसको आप जो है किस तरह से देख रही हैं और कमी महसूस की जा रही है? कहीं उनकी कमी महसूस की जा, हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हो सकते जो वो थे। हम ये कहें कि हम वो बन गए हैं या उनके जैसा हम करके दिखाएंगे तो गलत होगा। हाँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना परिवार भी संभालना है, हमें अपने बच्चे भी संभालने हैं, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सगड़ी की जिम्मेदारी उठाई थी और जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी उसको हम बखूबी निभाएंगे। आजमगढ़ जिले के अरौला में धक्का मार 108 एम्बुलेंस का मामला अब लखनऊ पहुंच गया। वायरल वीडियो पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। खबर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया तो स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरकत में आए। उन्होंने आजमगढ़ सीएमओ से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। सीएचसी अरौला के ठीक सामने ही बीते शनिवार की शाम एक एम्बुलेंस को मरीज के तीमारदार धक्का दे रहे थे, जिसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो की खबर पर पूर्व सीएम व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे संज्ञान में लिया और सीएमओ आजमगढ़ को प्रकरण की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आजमगढ़ सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि एम्बुलेंस प्रकरण में मैंने अपने स्तर से मामले को संज्ञान में लेकर सेवा प्रदाता कंपनी GVK के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण तलब किया है। उनका जवाब आ गया जिसमें बताया गया कि एम्बुलेंस में मामूली तकनीकी खामी थी जिसे सही करा दिया गया। एम्बुलेंस में कोई बड़ी खामी नहीं थी। सीएमओ ने बताया कि एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था कि फूलपुर से पेशेंट लेकर अहरला फूलपुर की एम्बुलेंस गई थी। फूलपुर में अहरला में पेशेंट ड्रॉप करने के बाद गाड़ी की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई। इसके संबंध में जैसे सूचना मुझको मिली उसका स्पष्टीकरण हेतु डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एम्बुलेंस के जो हैं उनको हमने स्पष्टीकरण के लिए पत्र दिया था। आज उनका स्पष्टीकरण का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया कि तत्काल उसी समय एक मैकेनिक बुलाकर दिखाया गया जिसमें एक कोई इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की गड़बड़ी थी जिसके कारण से उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी। उसको तत्काल वहीं पर चेंज करके उसको क्रियान्वित करा दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी टीम जो टेक्निकल टीम होती है आकर के एम्बुलेंस की जांच कर चुकी है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। तो एक प्रकरण ऐसा था जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण से था। तो ऐसा कभी भी हो सकता है किसी गाड़ी के साथ। ऐसी कोई मेजर फॉल्ट या कोई मेजर चूक या कहीं किसी की जिम्मेदारी नहीं तय होती है कि जिसके कारण कोई कार्रवाई की जा सके। इसके लिए इनको निर्देशित भी किया जा रहा है कि इस तरह की कोई गतिविधियां आगे भविष्य में ना होने पाएँ जिससे एम्बुलेंस में के परिचालन में किसी भी तरह की असुविधा हो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीद मंगल पांडे जयंती के अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इस रैली में GGIC आजमगढ़ सहित अन्य विद्यालयों की बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। ये प्रभात फेरी GGIC आजमगढ़ से प्रारंभ होकर गांधी तिराहा, रैदोपुर चौराहा, सिविल लाइन होते हुए GGIC आजमगढ़ समाप्त हुई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि प्रभात फेरी के माध्यम से ही शहीद मंगल पांडे के बारे में जन जन को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्होंने बताया कि आज के दिन 1831 में उनका जन्म बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदेष्टि पांडे और माता का नाम जानकी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव की पाठशाला में हुई। 1849 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से जुड़े। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उस वक्त अंग्रेजी सेना द्वारा लॉन्च की गई एनफील्ड राइफल P53 में जानवरों की चर्बी से बने एक खास तरह के कारतूस का इस्तेमाल होता था। उसे राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इस बात की जानकारी होने पर मंगल पांडे ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। 29 मार्च 1857 को जब नया कारतूस पैदल सेना को बांटा जाने लगा तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इससे नाराज अंग्रेजों ने उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया। उनकी राइफल छीनने को अंग्रेज अफसर हुरसन आगे बढ़ा तो मंगल पांडे ने उसे मार डाला। 6 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इसी के साथ ही शहीद मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में 1857 की क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी पर हिस्ट्री लेखन, वाद विवाद एवं पेंट्री ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह, जिला युवा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ श्रीमती ललिता देवी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अन्य विद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और अमर शहीद मंगल पांडे का स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान रहा है। जैसा जानते हैं 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने 10 मई को शुरू किया था, इसलिए मंगल पांडे को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके उपलक्ष्य में हमने प्रभात फेरी निकाली। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का हाल जाना और समाज के गरीब असहायों का दर्द बांटते हुए उनके इलाज और बेटियों की शादी के लिए दिल खोलकर अपने निजी स्रोत से चेक द्वारा आर्थिक मदद की। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब असहायों का सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्षेत्र में गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के इलाज और बेटियों की शादी के लिए क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं ये मायने नहीं रखता, मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैंने अपने जिला के जरूरतमंदों के काम आ सकूं और ईश्वर से दुआ करूंगा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक गरीबों असहायों की मदद करता रहूं। मेरी राजनीति में आने का मकसद ही समाज के गरीब, कमजोर, असहायों की सेवा करना है। पूर्व विधायक ने चेक द्वारा 2,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई, जिसमें 15,000 की मदद अख्तरी मुबारकपुर व 10,000 की मदद राजेश धनौआ, भोला कुरैशी, करमैनी, गणेश राजभर, पियरोपुर, शमशा बंजारा, करमैनी, रशीद अहमद पलिया, रुबीना बिंद्रा बाजार, सीमा मुबारकपुर व 7,000 की मदद संगिनी, गुजरपार, अबुल हसन, गजड़ा, जफर आलम, फखरुद्दीनपुर, वकील अहमद, शाहगढ़, मुन्ना, सितारा, बानो, बिसहम, शमशाद अहमद, लौदा, मेहनगर, जहीरुन, फखरुद्दीनपुर, असलम, महाराजगंज व 5,000 की मदद अवधु, सरोज, पद्मिनिया, प्रभा देवी, जमालपुर, रुखसाना, गजहड़ा, विद्यासागर, बढ़लगंज, रुबीना, करमैनी, आमिर अहमद, बाज बहादुर, परवेज, शाहगढ़, मधुबनी देवी, भुजई, कमला देवी, गुलामीपुरा, नुसरत खातून, जालंधरी, मुमताज अहमद, पतीला, गौसपुर, शाहनवाज, मुबारकपुर आदि शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में 32 लाख से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाने की कवायद शुरू हो गई। बता दें कि सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले अगले 75 दिन तक मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया। पहले सरकार ने बूस्टर डोज के लिए पहले सेकेंड डोज लगाने के 9 महीने अथवा 39 सप्ताह के बाद का समय निर्धारित किया था, लेकिन 7 जुलाई को ये समय घटाकर 6 माह अथवा 26 सप्ताह कर दिया। अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने सभी को मुफ्त में कोरोना कवच देने का फैसला लिया। जिला प्रतिक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 15 जुलाई से शुरू हुए अभियान के तहत मंगलवार तक 4500 लोगों ने मुफ्त बूस्टर डोज लगवा ली है। इससे पहले 60 वर्ष से कम आयु के लोगों ने बूस्टर डोज के लिए निजी केंद्रों पर रुपए खर्च करने पड़ते थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन की कार्य योजना बनाई गई, जिसमें 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के कुल 32,40,900 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता को अवगत कराना चाहता हूं, जनपद वासियों को, कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, 18 से 60 वर्ष की आयु वालों को हम लोग प्राइवेट सेक्टर में कहते थे लगाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सुविधा प्राप्त नहीं थी और लगभग 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से अब तक जनपद वासियों को वाराणसी या लखनऊ में जाकर लगाना पड़ता था। परंतु अभी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उद्घोषणा कर दी है कि इसका शासनादेश भी आ गया है कि 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 18 से 59 वर्ष के भी जो भी व्यक्ति हैं जिनका प्रिकॉशन डोज लगना है, निःशुल्क हमारे सारे गवर्नमेंट सेक्टर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। और हम लोगों ने 15 से शुरुआत भी कर दी है। लगभग 4500 लोगों को पिछले 3 दिनों में हमने लगाया भी है। अब एक सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद स्तरीय चिकित्सालय, 100 बेडेड हॉस्पिटल। इसके अलावे हमारी प्लानिंग ये भी है कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि नवंबर महीना में और जनवरी में हम लोग हाउस टू हाउस अप्रोच, नियर हाउस टू हाउस अप्रोच करके क्लस्टर मॉडल पर हम लोगों ने टीका लगाया था। हम अगले सप्ताह में इसके लिए हर ब्लॉक में कम से कम 10-10 टीम गांव-गांव जाकर आशा के द्वारा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे कि मालूम है हम लोगों के जनपद में 30 सितंबर तक 32,40,900 इतने लाभार्थी प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू होंगे। शासनादेश में ये भी चेंज हुआ है कि जो पहले हम लोग सेकेंड डोज के 9 महीना के बाद लगाते थे, अब कर दिया है कि सेकेंड डोज लगने के 6 माह बाद या 26 सप्ताह बाद हम प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। हम लोग क्लस्टर मॉडल में करेंगे और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 30 सितंबर तक का हमको समय दिया गया है, तो हम इस तरह की कार्य योजना बना रहे हैं कि 30 सितंबर तक जनपद के सभी लाभार्थियों को 32,40,900 लाभार्थियों को हम लोग इस टीका से आच्छादित करें। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप कपूर ने जमकर भर्त्सना की। प्रदेश सचिव ने प्रेस वार्ता में बताया कि इससे पहले आज ही के दिन 1969 में आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वर्तमान मोदी सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिस पर समस्त देशवासियों को इसका पुरजोर विरोध करना होगा। नहीं तो बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब स्वर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सचिव संदीप कपूर ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी जी के वो मित्र खरीदेंगे जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं। आज 19 जुलाई 1969 को इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में ये जो मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन आने वाले मानसून सत्र में मोदी जी की सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना चाहती है, जो कि बैंक पब्लिक का 51% शेयर हुआ करता था, उसको 26% करने की इनकी योजना है। पहले पब्लिक का पैसा सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन ये कानून आने के बाद प्राइवेट सेक्टर की कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी पब्लिक के प्रति, और इसमें जो भी आरक्षण नौकरी के आधार पर मिलता था वो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज मोदी जी जो करना चाहते हैं देश में, आज तक व्यापारी देश के इन्हीं बैंकों से कर्ज लेते थे, और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि यही व्यापारी जो खुद इन्हीं बैंकों के कर्ज में डूबे हुए हैं, मोदी जी उन्हीं के नाम ये सारे बैंक करना चाहते हैं। ये साजिशतन लाया जा रहा है कि उनके अपने मित्रों को ये बैंक को दे दिया जाए।
और मेहुल चौकसी और बहुत सारे व्यापारियों का देश में जो हालात हुए और पैसे लेके पब्लिक के भाग गए, ये सामने प्रमाण है। और पब्लिक का पैसा इससे सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर उस जगह पर इसका विरोध करेगी, सड़क से लेके सदन तक इसका विरोध करेगी और पब्लिक के फ़ायदे के लिए हर जगह इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी, इनके कानून का विरोध करती रहेगी। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1969 में 16 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% रखी थी, जिसे बैंक जनता के नियंत्रण में रहे। लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26% करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म कर देने के लिए कानून ला रहे हैं, जिससे इन बैंकों का अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे की वो मनमाने ब्याज दर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। इस पर हर व्यक्ति को गंभीर होना पड़ेगा। आज ही के दिन 19 जुलाई सन 1969 को इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन बैंकों का, जो निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया था। जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उनको राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था। उसके पूर्व आप जानते हैं कि इन बैंकों की हालत क्या थी। या तो इन बैंकों का मामला धन्ना सेठ, बड़े साहूकारों तक सीमित था या बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये गांव, देहात, ग्रामीण इलाकों तक जो है बैंकों की रिसाई हुई। आपको ये मालूम होगा कि किसानों के बारे में ये कहा जाता था कि किसान जो है वो कर्ज में पैदा होता है और उसी में पलता है, उसी में बढ़ता है और फिर उसी में मर जाता रहा। लेकिन ये इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो ये साहसी कदम उठाया था, इस कदम की वजह से कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में किसानों को, मज़दूरों को, गरीबों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला और मुल्क को आर्थिक दिशा में बढ़ने के लिए जो है एक बड़ा जो है पत्थर का मील साबित हुआ, ये राष्ट्रीयकरण की वजह से। आप जानते हैं, आपको भी पता है कि पहले सिर्फ पूंजीपतियों लोग तक ही जो है ये बैंक, गांव देहात के लोग नहीं जानते थे कि बैंकिंग सेवा किस चिड़िया का नाम है। लेकिन ये मैं तो नमन करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ इंदिरा गांधी जी को कि उन्होंने इस तरह का साहसी कदम करके भारत को ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचाने का काम किया। हमारा नौजवान जो बेरोज़गार था, पढ़ा लिखा या दलित या पिछड़े लोग जो है, उनको कहीं ना कहीं छोटा छोटा लोन देकर, छोटा छोटा बैंकों के ज़रिए कर्ज देकर जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि बैंकों का निजीकरण न हो बल्कि राष्ट्रीयकरण ही रहे, ताकि जो है फिर दोबारा जो है पूंजीपतियों के हाथ में बैंक ना चला जाए, जिससे मुल्क को नुकसान हो और यहाँ की आवाम को नुकसान हो। इसलिए हम और हमारी पार्टी इसके लिए पुरजोर मजम्मत करती है और हम जन जन तक, जनता के बीचों में जाकर जो है इसके ख़िलाफ़ आह्वान करेंगे, लोगों को सड़क पर लाने का काम करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि आप ये बिल जो ला रहे हैं इसको वापस लीजिए, वरना हमारा विरोध कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरने का काम। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए।
शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब निकट आनंद अस्पताल मुकेरीगंज आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।